बजे तक की चार्जिंग है इसमें नहीं करते मैं नेक्स्ट करता हूँ आज पता चल गया वो भी समझा चुके हैं सारा। हाँ हेडिंग से तो वीकेंड पे छोड़ा हुआ था मतलब हमने वीकेंड पे जैसे पूरा नाम जी अगर आपने आपको भी रील्स पे भी अच्छा कर लिया हाँ उसको अच्छा बोल नहीं जी कुछ याद पड़ रहा है। अब आपको तो याद नहीं हो क्योंकि आपने लेक्चर लास्ट टाइम नहीं पढ़ा। सर मुझे तो वैसे ही हर चीज़ भूल जाती है। नहीं आप मेरे नोटा देखे सर। आप तो मेरे कहते मैं नोट डाउन कर रही ठीक है सर वो तो किया सर। हमने लास्ट टाइम लिटरेचर रिव्यू पढ़ा और लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमने कहा कि हम डिफरेंट जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं, बुक्स हो गई, वो आर्टिकल्स हो गए, वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, थीसिस हो गए और इससे रिलेटेड जितने भी, ताकि हमारे जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारे रिसर्च का टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स और वो स्पेसिफिकली नहीं है क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम तो फनल आई का यूज करते हैं ताकि हमें जनरली कुछ मिले और फिर हम स्पेसिफिक कुछ अपने टॉपिक के साथ रिलेट करें। इंट्रोडक्शन में भी अगर आप देखें तो अभी जो आप देख रहे थे तो आप जनरली लिटरेचर में बेसिक अपना डिपेंडेंट डिस्क्राइब कर उसको जो है वो स्पेसिफाई करते हुए जो है वो अपने उस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो यूज एंड लेंथ ऑफ लिटरेचर रिव्यू वेरीज बेस्ड ऑन द फॉरम रिसर्च प्रपोजल डिसर्टेशन और जनरल आर्टिकल, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने बताया था कि जो रिसर्च प्रपोजल होती है, ये जो डिसर्टेशन होता है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। और हायर अच्छा जो पीएचडी की थी उसमें पर्टिकुलरली जो एचईसी है उसका क्राइटेरिया जो है हर कंट्री के अंदर अपना होता है कि 60,000 वर्ड्स होने चाहिए, 100,000 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और प्रपोजल का फिर विद इन यूनिवर्सिटी ये डिसाइड होता है कि प्रपोजल कितना होना चाहिए। अब आता है जनरल आर्टिकल का, तो ये भी अगेन वेरी करता है, यानी हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होता है। कहीं पे आपको 6,000 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होता है कि मैक्सिमम 6,000 वर्ड्स का हो, ठीक है। कहीं पे होता है कि 8,000 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, किसी जगह पे 9,000 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी जगह पे ये 10-12 हज़ार तक भी जो है वो चला जाता है। जब हम किसी थीसिस से जो है वो अगर 1 या 2 पेपर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम बहुत ज्यादा लिटरेचर उसमें लिख देते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली ये गाइडलाइन है कि लिटरेचर जो है वो इसके अंदर कितना होना चाहिए पर्टिकुलर आर्टिकल। जी नेक्स्ट करें। फंक्शंस क्या हैं, हम एक्चुअल में लिटरेचर को किस लिए सर्च करते हैं और पढ़ते हैं, रिव्यू क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमने इनफैक्ट जो टॉपिक है, जिस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये जो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही समझ लीजिए कि ये रिसर्च गैप है, ये करंट जनरेशन में भी इशू है जिसके ऊपर रिसर्च करना बड़ा जरूरी है, लेकिन वहां से पता चलेगा लिटरेचर से कि एक्चुअल में इसके ऊपर पहले कोई स्टडीज हुई है या नहीं हुई। अब यहाँ पे 2 ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये होती है कि अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक जो है वो चूज किया है या ऐसा कोई फिनोमेना आपने चूज किया है या ऑब्जर्व किया है, अब आप उसका लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, पता चलता है कि इससे रिलेटेड कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इसमें फिर 2 रीजन हो सकती है। एक ये है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही नहीं है, मींस वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, वैलिड नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो किस लेवल का इंडिविजुअल है, एक आम आदमी तो नहीं है। अगर तो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो यकीनन उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, फिर उसको एक्सप्लोर करना बनता है। अदरवाइज जब मैं और आप लेट से कर रहे होंगे कोई चीज़, हम ऑब्जर्व करते हैं और हम फिर उसको जाते हैं लिटरेचर चेक करने के लिए, तो पता चलता है इससे रिलेटेड कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, कोई लिटरेचर, कोई आर्टिकल, कोई बुक, कोई थीसिस, कुछ भी इसके ऊपर मौजूद नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है, कोई आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, या ब्लॉग्स नहीं है। तो फिर हम ये समझते हैं कि ये टॉपिक शायद इतना ना तो इंटरेस्टिंग है, ना इतना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो दुनिया में कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिटरेचर अवेलेबल होगा।
जिससे फिर हमें डायरेक्शन मिलती है कि यस इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अभी भी आप लोग जो रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमने जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं तो हमने अपने एस्पेक्ट से हमने यानी मैंने जब आप लोग को ये असाइन किए थे तो मैंने कुछ आर्टिकल्स पहले पढ़े, लेटेस्ट आर्टिकल पढ़े इसी से रिलेटेड जो मेरे माइंड में था कि एआई से रिलेटेड जो है वो ग्रीन से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो लेटेस्ट टॉपिक है वो क्या हो सकते हैं। अब जब मैंने वो आइडेंटिफाई किया तो मैं उस दिन फाइल भी लेके आया था, आप लोगों को याद है 32 टॉपिक्स जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किए, लिखे और फिर उसको ले आया। उसमें फिर मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को ये जो है वो असाइन कर देता हूँ। तो अब जब आपने लिटरेचर पढ़ा है तो अब आपको अंदाजा हो रहा है, जैसे मैं अभी वो अमेरिकन स्टडी का जिक्र कर रहा था 2020 वाला, अब इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर रिसर्च जो है वो हो रही है। और लिटरेचर से एक तो ये पता चलता है, ये वेरीफाई हो जाता है कि यस जो हम टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं ना कहीं पहले से ये इनिशिएट हुआ हुआ है। एक तो ये होता है ना कि आपके पास इतना ज्यादा लिटरेचर आ जाए कि आप जो है वो सर्च बॉक्स में डालते हैं और उसके बाद आपको जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस जो है वो आपको गूगल स्कॉलर देता है कि जी इतना लिटरेचर इसके ऊपर अवेलेबल है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि आप 2 या 3 पेजेस पे जाते हैं, उसके बाद जो है वो गूगल स्कॉलर की डायरेक्टरी में जर्नल्स के पास इससे ज्यादा आर्टिकल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि वो कंटेम्परेरी इशू है और अभी उसके ऊपर रिसर्च जो है वो होना स्टार्ट हुई है। इससे हमें हेल्प मिलती है और इससे हमें अपनी पोजीशन का पता चलता है कि हमें एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो क्या सपोर्ट कर रहा है और हम जिस फिनोमेना के ऊपर काम कर रहे हैं वो इतना ऑथेंटिक, वैलिड है, वैल्यूएबल है, उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है नहीं है। द की स्टडीज ऑन द टॉपिक आर क्रिटिकली समराइज्ड। और फिर हम अब जो आप काम कर रहे हैं लिटरेचर का वो क्या कर रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि जो अच्छे जर्नल्स के अच्छे आर्टिकल्स हैं, अच्छे ऑथर ने लिखे हैं तो हमारे फिनोमेना को किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो जिस फिनोमेना को या जिस सब्जेक्ट मैटर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या उन्होंने भी इसको डिस्कस जो किया है वो किन एस्पेक्ट से बात की है। अभी मैं आपको एचआर प्रैक्टिसेस की बात कर रहा था, तो एचआर प्रैक्टिसेस तो मल्टीपल होंगी ना। मैं बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ आमतौर के ऊपर, आप लोगों को भी मैंने एक दफा दी थी कि आप कहते हैं कि किसी कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही है, सिर्फ आपकी नजर में यही हो सकता है कि अगर आप एक कंपनी के सीईओ भी हैं या जनरल मैनेजर है तो आपको लगेगा कि अगर 10 डिपार्टमेंट हैं तो इन्हीं 10 डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा होगा, कहीं मार्केटिंग में आ रहा होगा, कहीं फाइनेंस में आ रहा होगा, कहीं जो है वो प्रोडक्शन में आ रहा है, कहीं सप्लाई चेन में आ रहा है, तो सिर्फ मेरी जो नजर है वो सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट्स तक। लेकिन जब मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है कि कंपनीज की परफॉर्मेंस के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज हो चुकी है। किसी ने 2 एस्पेक्ट बताया, किसी ने 3 बताया, किसी ने 4 बताया, तो पता चला कि मेरे ज़हन में ऐसे वेरिएबल या ऐसे फैक्टर्स नहीं थे जो मुझे लिटरेचर से पता चले हैं कि ये भी वेरिएबल हो सकता है आपकी सेल्स को डिक्लाइन करने में। तो यहाँ पर भी हमें क्रिटिकली ये पढ़ना होता है या रीड करना है या रिव्यू करना है कि इन पर्टिकुलर स्टडीज के अंदर जिस तरह आपने माइंड मैपिंग टीम पर की स्टडी जो है वो आइडेंटिफाई करने की अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेट कर रही है और वही स्टडीज जो है वो आप उनको पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे साथ वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, तो फिर हमें उनकी समरी जो है, जो उसकी फाइंडिंग जो है, जो उसकी आउटकम है वो कहीं ना कहीं हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है ताकि मेरे इस जो फिनोमेना है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको और सपोर्ट मिले कि इतना इंपॉर्टेंट है। You do not run the risk of reinventing the wheel। वो ये पहले भी बात बता चुका हूँ कि प्रपोजल तैयार हो जाए और पता चले बाद में कि इसके ऊपर डाटा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी कि ये प्राइमरी रिसर्च है, प्राइमरी डेटा यूज हुआ है, सेकेंडरी डेटा यूज हुआ है, प्राइमरी डेटा यूज हुआ है तो किस जो है वो क्वेश्चनियर जो है वो सेल्फ एडमिनिस्टर किए गए हैं, सर्वे हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए हैं, किन किन लोगों से किए गए हैं, क्या उन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या उनके इंटरव्यू कंडक्ट करना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको कहा है कि किसी ऐसी चीज के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या हमारे पास वैसे कोड्स मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं। अगर वो स्टडी किसी ऐसे डेवलप्ड नेशन के अंदर हुई है जहां पर सस्टेनेबिलिटी के या एनवायरमेंटल के जो है वो पॉलिसीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को उसको फॉलो करना है तो फिर वहां पर तो जो है वो रिसर्च का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके रिस्पांस लेना तो आसान होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं है कि पूरी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। यहाँ पर जब प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो मुझे रिस्पांस क्या मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ लिटरेचर से पता चलता है कि जो मेथोडोलॉजी, जो डिजाइन, जो पॉपुलेशन, जो टाइप ऑफ डाटा है वो अवेलेबल है या नहीं है। मैं इसे कंटिन्यू अगर करना चाहूँ तो मैं कंटिन्यू अपने एनवायरनमेंट के अंदर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता।
अगर आपने इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, लिटरेचर भी लिख दिया, मेथोडोलॉजी भी डिजाइन कर ली, पता चला कि डाटा इसका मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे दोबारा से अपना टॉपिक जो है वो रिविजिट करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव स्टडी में तो हम लिटरेचर में अपने वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कस इसमें जो आप इस तरह बता रहे हैं। इसलिए मैंने वो आपकी जो हेडिंग्स हैं वो इसीलिए एलिमिनेट करवाई है कि आप जो है वो उसको निकाल दें इसमें से, Specific ना हो। तो ताकि स्पेसिफिक ना हो, जनरल डिस्कशन हो, वेरी लेटेस्ट हो और आपके टॉपिक से रिलेट कर सके। So you are able to introduce relevant terminology and to define key terms used in your writing. अब बात आती है कि जो चीजें बिल्कुल स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट मैटर है उन्हीं को डिस्कस करने की जरूरत है। और ये देखें कि एक स्टडी के अंदर सम टाइम, जैसे क्वांटिटेटिव का भी एग्जांपल दिया आपने, तो क्वांटिटेटिव के अंदर किसी ने अपना रिसर्च फ्रेमवर्क बनाया, उसके अंदर उसने 7 to 8 आर्टिकल जो है वेरिएबल्स जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हैं। उसमें मीडिएटिंग भी है, मॉडरेटिंग भी है, कंट्रोल वेरिएबल्स भी है, डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, सारे वेरिएबल्स उसने डाले। लेकिन पता चला कि आपसे रिलेटेड कोई एक होगा उसमें से, या आपने जो मॉडल बनाया है उससे रिलेटेड 2 होंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं और कहा आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं इस बात पे कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी हैं और क्या हैं, इसका मतलब है कि किसी ने 2 लिखी होंगी, किसी ने 4 लिखी होंगी, किसी ने 6 लिखी होंगी। अब क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इसको, तो इसका मतलब है कि जितनी भी डिस्कस हुई है उन सबको इसलिए डिस्कस करना जरूरी है ताकि जब आपकी फाइंडिंग आए तो पता चले कि यूनिक आपने क्या एक्सप्लोर किया है और ऑलरेडी लिटरेचर के अंदर क्या मौजूद है, यानी जस्टिफाई हो जाएंगे ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सारा आर्टिकल अपना लिटरेचर पढ़ा, उसमें से सपोज करते हैं करने के लिए कि ह्यूमन रिसोर्स ग्रीन नेचर एंड प्रैक्टिसेस के जो प्रैक्टिसेस थी वो 20 आपने हाईलाइट कर रखे ये डिफरेंट आर्टिकल से। जब आपने अपने इंटरव्यूज से, अपनी रिसर्च के इंटरव्यू से इंटरव्यू किया तो पता चला आपने 50 जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस आपको पता चली है। लेकिन आपने कहा कि 20 तो पहले से मौजूद थी तो 30 और आगे, इसका मतलब ये जो 30 है ये तो बिल्कुल ही ये तो थ्योरी डेवलप हो गई, एक नई चीज हमारे पास आ गई जो पहले नहीं थी। लेकिन बाद में आपने एक आर्टिकल पढ़ा तो पता चला अच्छा ये 2 तो पहले भी लिखी हुई थी, पहले भी आर्टिकल में थी। फिर आपने और रिसर्च की, यानी अपना जो लिटरेचर है उसको पढ़ने को या रिव्यू को आपने और एक्सटेंड किया तो पता चला 5 और भी जो आपने आइडेंटिफाई कर रखे उससे रिलेटेड तो पहले भी लिटरेचर में मौजूद थे। तो आप अपनी जो यूनिकनेस है रिसर्च की उसको तब ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपने बहुत एक्सटेंसिव लेवल का लिटरेचर पढ़ रखा होता है। क्योंकि अगर आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ये पता है कि आपके सिर्फ लिटरेचर, लिमिटेड लिटरेचर की वजह से आपको पता चला कि सिर्फ 20 ही प्रैक्टिसेस हैं ग्रीन प्रैक्टिसेस जो हैं एचआरएम की, और आपने अपने इंटरव्यूअर से जो कि बहुत ही एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड था तो उससे आपने रिस्पांस दिया तो उसने आपको इतनी यानी मल्टीपल जो है वो प्रैक्टिसेस ने बताई है, तो आपने कहा कि ये तो सब जो है वो न्यू आ रही है, आपके माइंड में तो न्यू होगी ना, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर पहले भी स्टडीज हो चुकी है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो अब क्वालिटेटिव के अंदर, इसलिए आपने देखा है कि लिटरेचर को हम स्पेसिफिक उसमें नहीं लिखते हेडिंग्स के अंदर, ताकि हम जनरल लिखें और जितना हमें मालूम हो सकता है उस टॉपिक से पर्टिकुलर रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकें, ताकि हमारी आने वाली फाइंडिंग्स का मतलब ये जस्टिफाइड हो कि जो वेरिएबल या जो मैं जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं अपनी रिसर्च के अंदर, जो मेरी आउटकम है वो मैं पहले इतना डीपली से गो थ्रू कर चुका हूं कि मुझे पता है कि ये यूनिक चीज है, ये पहले कभी नहीं। अदरवाइज क्या हो गया कि 5 वेरिएबल आपके नए आ गए, अब आपने एक एक वेरिएबल को उठा के उस स्कालर में डाला तो पता चला कि 10 साल पहले भी स्टडी हुई है इसके ऊपर, ये वेरिएबल पहले भी डिस्कस हुआ। आपने दूसरा वेरिएबल उठाया, उसको आपने डाला, पता चला कि तो 5 साल पहले इसके ऊपर स्टडीज हो चुकी हैं, उसके अंदर ये वेरिएबल डिस्कस हो चुका है, तो फिर आपकी तो उसमें यूनिकनेस जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही, आपकी कोई थ्योरेटिकल जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। आपने कोई नया वेरिएबल जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी का पर्पस है कि कोई नई चीज या नया आइडिया, कोई नई ऑब्जर्वेशन या नई फीलिंग या नया थॉट या कोई नई चीज आप लेके आ रहे हैं, तो वो तब ही आपको मालूम होगी जब आपका लिटरेचर एक्सटेंसिव लेवल का होगा। तो इसीलिए आप अपनी रिपोर्टिंग के अंदर मैक्सिमम लिटरेचर पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि कोई चीज रह न जाए, ताकि बाद में आपकी फाइंडिंग्स को अपने आप को जस्टिफाई ना करना पड़ेगा या दोबारा उसे रिसर्च ना करना पड़ेगा। भाई जो मेरे पास फाइंडिंग्स है कि कहीं ऑलरेडी पहले तो किसी लिटरेचर के अंदर मौजूद है या नहीं।
You obtain useful insights from the research methods others have used to provide an answer to similar research questions. और आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो मैंने आपको तीन रिसर्च गैप बताए थे, थ्योरेटिकल, मेथोडोलॉजिकल और प्रैक्टिकल गैप। तो मेथोडोलॉजिकल गैप भी तभी फिल होगा जब आपने लिटरेचर रिव्यू, मैक्सिमम लिटरेचर रिव्यू किया होगा। अगर आप ये क्लेम करें कि पाकिस्तान में कोई स्टडी नहीं, पाकिस्तान में इसके ऊपर स्टडी हो चुकी है आपकी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टडीज हुई हैं उसके अंदर क्वालिटेटिव स्टडी नहीं हुई, ये आपका मेथोडोलॉजिकल गैप और इसको फिल करने के लिए आप काम कर रहे हैं। और पता चले कि आपने लिटरेचर एक्सटेंसिवली पढ़ा ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में 5 स्टडीज इसके ऊपर कंडक्ट हो चुकी है और वो भी एक्सप्लोरेटरी हो चुकी है, तो कहां से पता चलेगा अगर लिटरेचर आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ रखा होगा। The research effort can be contextualized in a wider academic debate। तो क्वालिटेटिव के अंदर हम जितना कॉन्टेक्स्ट हमें एग्जिस्टिंग लिटरेचर से मिलता है उसको हम उतना ही जो है वो एक्सप्लेन भी करते हैं और इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर, ताकि हमें बाद में किसी तरह की जो इन्वेंशन एक्चुअल में हम करने जा रहे हैं, जो इन डेप्थ स्टडीज करने जा रहे हैं, जो नई चीज लाने जा रहे हैं, ताकि वो हम लेके आ सकें। ओके, सो ये है आपके पास क्वालिटेटिव स्टडी के लिए लिटरेचर का क्राइटेरिया। अब आप लोगों को याद आ रहा है ये टेबल्स वगैरह जो लास्ट लेक्चर में मैंने रिवर किया आप लोगों को? नहीं याद आ रहे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया है। ओके, सो पहले क्या है, यूज ऑफ द लिटरेचर, देन क्राइटेरिया और एग्जांपल्स ऑफ सूटेबल स्ट्रेटजी टाइप। पहले वाला पढ़िए, यूज ऑफ लिटरेचर। वो फ्रॉम नहीं है, दैट इज फॉर्म। हाँ, फ्रेम की प्रॉब्लम, हाँ फॉर्म या फ्रेम जैसे। अभी आपको मैं जो गाइड कर रहा था एंडिंग पैराग्राफ की, तो वो क्या चीज थी एक्चुअल में, वो आपको उस प्रॉब्लम को ही फ्रेम करने का बता रहा था कि भाई एग्जिस्टिंग स्टडी को बताओ कि इन्होंने फलाना भी कहा है, जो फाइंडिंग्स है वो इनकंसिस्टेंट है, वन थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी नहीं हुई, चलो ये तो मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन तीसरा ये है कि मल्टीपल स्टडीज ने ये रिकमेंड भी किया है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो वो 3 गैप्स हैं, जो प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करने के लिए ही आप लिटरेचर जो है वो रिव्यू करते हैं। तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फ्रेम करने के लिए या फॉर्म करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, राइट करने के लिए लिटरेचर ही सपोर्ट करता है। There must be some literature available। अगर लिटरेचर नहीं है तो प्रॉब्लम आपका सपोर्टिव नहीं है। आपको याद होगा मैंने कुछ कहा था कि अगर आपके पास कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर स्टैटिस्टिक्स मौजूद है और वो स्टैटिस्टिक्स किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं या प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज के ही स्टैटिस्टिक्स हैं, किसी अच्छी वेल रिप्यूटेड और वैलिड स्टैटिस्टिक्स है, तो आप उनको इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपका प्रॉब्लम और ज्यादा वैलिड नजर आए। लेकिन वो जो स्टैटिस्टिक्स चाहे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे हों, वो किसी रिपोर्ट के अंदर हो, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, लिटरेचर ही कहलाता है ना। तो वहीं से आपका प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से फ्रेम हो रहा होगा। बात समझिए ये है कि हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं कि लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उस लिटरेचर का जो पर्पस है, वो लिटरेचर हमें कहां सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम को फ्रेम करने के लिए लिटरेचर जो है वो हमें सपोर्ट करता है। There must be some literature available। अभी आप लोगों ने बताया है एनवायरनमेंट का चेंज जो है, उसमें आपने ये लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्रीन नेचर की आप बात कर रहे हैं, तो आपने ये बात अपने प्रॉब्लम के अंदर फ्रेम की है कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रक्शन हुई है फ्लड की वजह से, वो किस वजह से हुई है। ये आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में वही इसलिए क्योंकि लिटरेचर उससे रिलेटेड पढ़ते तो ही आपको पता चलता कि वो भी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो आपकी इस रिसर्च स्टडी को जो है वो सपोर्ट करता है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि अगरचे कुछ और कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं और हम खुद भी कर रहे हैं, और उसका हमें इसकी कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इससे ये ऑटोमेटिकली डायरेक्शन दी जाती है कि एक्चुअल में फिर अगर एक सिर्फ एचआरएम के अंदर भी ग्रीन प्रैक्टिसेस की जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो लॉस हम बेयर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, इसीलिए उसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है और फिर ताकि कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सके।
the typical literature is used in all qualitative studies regardless of type. अच्छा, जो लिटरेचर है हम क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव के अंदर दोनों के अंदर यूज करते हैं ना, यानी लिटरेचर के बगैर हम जस्टिफाइड नहीं होते। अभी मैंने आपको एक बताया है कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है वो जस्टिफाइड और वैलिड इसलिए नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे आपकी प्रोफाइल बताएगी कि अगर आपने ये कमेंट किया है या आपकी रिकमेंडेशन है या आपकी जजमेंट है तो फिर तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर किसी और ने ये बात की और उसी की बात को अपनी बात बना रहे हैं तो ये बात सही नहीं, आप उसको एक्नॉलेज करें ताकि मुझे भी पता चले कि वो एक ऐसा फिलोसोफर है जिसने इतनी जबरदस्त बात की है और आपने उसको साइड भी किया, उसको रेफर भी किया। ओके, और हम फिर इसमें क्या करते हैं कि हम इस चीज से कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव हम रिसर्च यूज करते हैं, लिटरेचर हमें दोनों जगह पे यूटिलाइज करना होता है ताकि हमें एक्चुअल में एक पाथ सा मिल रहा होता है हमारे उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से कि एक्चुअल में इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। स्नोबॉल की तरह हमें डिफरेंट फैक्टर जो है वो उसी के साथ साथ में मिल रहे होते हैं। The literature is presented in a separate section as a review of the literature. So, okay, this approach is often acceptable to an audience most familiar with the traditional post-procedure approach to literature review. अच्छा, ये कॉमन अप्रोच है हमारे खास तौर के ऊपर हमारे जो डिसिप्लिन है उसके अंदर। हम आपने देखा कि जितने भी आपने आर्टिकल्स पढ़े और आगे पढ़ेंगे भी सही है, पढ़ रहे होंगे तो आपको हमेशा लिटरेचर रिव्यू दूसरे चैप्टर में ही नजर आएगा और एज अ कंप्लीट चैप्टर नजर आएगा, जबकि इससे पहले या जो बाकी सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज है तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन के साथ भी लिटरेचर की जो है वो उसी इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो है लिटरेचर भी एक्सप्लेन करते हैं। This approach is used with those studies implying a strong theory and literature background at the beginning of a study such as ethnographies and critical theory studies. तो वो जो अभी आपको हवाला दिया है कि हमारे यहाँ तो अब ये सेपरेट चैप्टर या सेपरेट सेक्शन बन गया, लेकिन इनके यहाँ जो है वो अभी भी उसी तरीके से एज अ थ्योरी के तौर के ऊपर जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है अपने टॉपिक को। The literature is presented in the study at the end. It becomes a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study. अभी क्या बताया था आपको? अभी भी आपको जिक्र किया है कि जो आपकी फाइंडिंग्स आएंगी आपके इंटरव्यू से, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये फाइंडिंग सही है। क्वांटिटेटिव में तो आप लोग एमएस का थीसिस कर चुके हो ना जी। तो डिस्कशन में क्या लिखते थे? डिस्कशन चैप्टर के अंदर कुछ याद है? अपने रिजल्ट से रेफर करके जब हम बताते हैं, देखिए फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन लिखते हैं चैप्टर 4 के अंदर, ऐसे लिखते हैं ना। तो फाइंडिंग्स तो ये होती कि मेरी रिसर्च ने कहा है कि जो हम ये कहते हैं कि ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है। आपकी फाइंडिंग ये आई है। अब आपकी ये जो बात है कि ये फाइंडिंग ये आई है तो मैं कैसे मान लूं कि ये फाइंडिंग सही है? बाकियों का भी डिस्कस करते हैं, बाकी स्टडी हम ये बताते हैं कि पास्ट में भी जिन लोगों ने स्टडीज की उनमें से ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में कहा है कि यस ये बात सही है कि ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करती है सस्टेनेबिलिटी को, तो वहां पर भी इसका यूजेज है लिटरेचर का। और देखें जब हम कहते हैं ना कि लिटरेचर हमेशा जब आप थीसिस लिख रहे होंगे तो साथ साथ आपको लिटरेचर पढ़ना है, और जब खास तौर पर आपकी डिस्कशन हो रही होगी आपको दोबारा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। सर आधा काम तो लिटरेचर ने किया हुआ है। नहीं है लिटरेचर, सारा कुछ तो लेके रिसर्च है ही बस, है लिटरेचर है ना, पढ़ना है। खोल खोल के जी दूसरों सर। के पढ़ते रहो। नहीं तो जो एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड बनते हैं वो क्या करते हैं? क्या कोई मशीन के थ्रू जो है वो यहाँ पे कुछ इंजेक्ट किया जाता है? मतलब है कि पढ़ पढ़ के लिटरेचर को ही तो यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ। So this approach is most suitable for the inductive process of qualitative research. The literature does not guide and direct the study, but becomes an aid once patterns or categories have been identified. कि मैंने कहा, मैंने अपने जो लिटरेचर चैप्टर 2 में लिखा उसमें कहा कि मेरे ये 20 फैक्टर्स हैं ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस के। जब मैंने अपनी स्टडी के इंटरव्यू लिया तो वहां पता चला कि 50 हैं, तो ये जो 30 एक्स्ट्रा आ गए हैं मुझे अब इसको जस्टिफाई करना है कि यस इससे पहले किसी ने भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया, किसी ने कभी डिस्कस नहीं किया इसको। तो अगर वही वाली बात कि आप अपने थीसिस में ये लिख दें, मैं आपको थीसिस से इसका चलो एग्जांपल देता हूं। आपने कहा कि जी आपने रिसर्च की और आपने कहा कि लिटरेचर के अंदर जो है वो आपने टेबल जब बनाया और आपने कहा कि मेरी फाइंडिंग्स आई ये 50 जो है वो ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस हैं मैंने आइडेंटिफाई की है, लेकिन इसमें 20 ऐसी हैं जो पास्ट लिटरेचर में डिस्कस हुई है, लेकिन 30 नहीं हुई। इसका मतलब है 30 जो है वो बिल्कुल
ओरिजिनल है और न्यू है और नया आइडिया है, तो इसीलिए आपने बहुत जबरदस्त काम कर दिया। अब जो आपका रिव्यूअर होगा वो क्या करेगा, वो उन्हीं में से एक एक को उठा के सर्च करेगा, देखेगा कि आपने जो 21 लिखी है और कह रही है कि ये यूनिक है, इससे पहले इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, ना तो क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव, इसका मतलब है कि ये तो आइडिया या ये थ्योरेटिकल डायमेंशंस पहले डिस्कस ही नहीं हुई, यानी एज अ कंस्ट्रक्ट, एज अ वेरिएबल, एज अ कैटेगरी, एज अ थीम, कुछ भी नाम दे दें, तो वो पहले डिस्कस नहीं हुआ। जब वो सर्च करते हैं तो पता चला ये तो पिछले 5 साल पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसका मतलब है कि आपने लिटरेचर ही थॉरोली डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि एक्चुअल में फिर आपको अपनी फाइंडिंग्स को या अपने थीम्स को या पैटर्न्स को जो आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं, कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, यहाँ तो हम कहते हैं ना कि पैटर्न्स है या कैटेगरीज है या थीम्स है, क्वालिटेटिव के अंदर वही पैटर्न या थीम हम बाद में इन्हीं को वेरिएबल कह रहे होते हैं ना, यही कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। तो उन्हीं कंस्ट्रक्ट्स को लिटरेचर क्या करता है, सपोर्ट करता है कि जो आपने फिर यूनिक हमें आइडेंटिफाई करें, फिर उसके ऊपर बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूँ क्वालिटेटिव में, ये क्लेम करता हूँ कि ये 3-4 चीजें मुझे कहीं भी नजर नहीं है लिटरेचर में, तो तब ही मैं कहूँगा कि यस मेरी स्टडी की जो है वो ओरिजिनलिटी है। और मैंने इस एनवायरनमेंट, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर, अगरचे ये स्टडीज क्वालिटेटिव की अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर या डेवलप्ड नेशंस के अंदर भी है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये नई डायमेंशन जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट की है, जो पता चली है। और ये बड़ी बात भी नहीं होती कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट मौजूद हो और वो आपको इंफॉर्मेशन दे जो कि पहले किसी स्टडी में जो है वो मौजूद ना हो। पॉसिबिलिटी मौजूद है, एनवायरनमेंट का फर्क है, तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीजें हो सकती है। So this approach is used in all types of qualitative design, but it is most popular with grounded theory, where one contrast and compare the theory with other theories found in the literature। वो पहले वाली बात की, वो theory सपोर्ट कर रही है, ऐड कर रही है, तो आपको पता चलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं उससे अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा कि मैंने एक यूनिक चीज आइडेंटिफाई कर रखी है। नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों ने मुझे 7:15 का टाइम बताना है, हो गया? 6 ओके, क्योंकि मैंने डॉक्टर मोहम्मद से जो है